नमस्कार दोस्तों। मैं फरजान आप लोगों को स्वागत करता हूं नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर। तो पिछली क्लास में हमने पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या थिंकर, तो उसका पहले चैप्टर में हमने पहला उत्तर करवाया था कन्फ्यूशियस। तो आज हम पढ़ाएंगे प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में कुछ हमने जो हमारे जो नोट्स हैं उनके हिसाब से हम आपको समझाएंगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, तो ये जो हमारा बैच है सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें नेट सेट और यूपीएससी प्लस पीसीएस पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे इस बैच से और मुफ्त बैच का फ़ायदा उठाइए। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लेटो है। तो प्लेटो का पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम देखेंगे प्लेटो का व्यक्ति एवं समाज के संबंध में विचार कैसे हैं। उसके बाद अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा स्टेट यानी राज्य। राज्य के बाद हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे। न्याय सिद्धांत के बाद हम प्लेटो के जो कुछ अभिनय है, पात्र हैं जो उनको पढ़ेंगे, जैसे कैपिलोस है, पोलीमार्कस है, ग्लूकोन है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनके जो प्लेटो की थ्योरी के बारे में, मतलब न्याय के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में क्या क्या इन्होंने बोला है। तो आगे देखेंगे हम शिक्षा, इनकी एजुकेशन पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया है इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आइडियल स्टेट और सब आइडियल स्टेट ऑफ द प्लेटोज। इसके बाद हम प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों में अंतर को देखेंगे, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि दोनों एक ही टाइम के विचारक हैं और दोनों जो प्लेटो हैं उनके शिष्य हैं अरस्तु। तो इन दोनों में क्या क्या फर्क रहे हैं इनकी थ्योरीज में, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनकी आलोचनाएं देखेंगे। कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने इनकी आलोचना की है, जैसे कार्ल पॉपर हो गए। और उसके बाद हम इनकी बुक देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन अभी देखते हैं हम इनके। तो शुरू करते हैं। प्लेटो प्राचीन यूनानी यानी एथेंस राजनीतिक दार्शनिक है, ठीक है, सॉरी। और आगे हम देखेंगे जैसे जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता और पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना गया है। तो प्लेटो प्राचीन एथेंस यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्हें प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता और एक पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना गया है, ठीक है। तो इनकी जो मेन इम्पोर्टेंट इनकी रचना है वो रिपब्लिक है, जो आदर्श राज्य पर लिखी थी। और व्यवस्थित राज्य पर, एक होता है आदर्श राज्य पर लिखी गई रिपब्लिक है, और व्यवस्थित राज्य पर या व्यवहारिक राज्य पर लिखी गई जो पुस्तक है, इनकी दो हैं जिनमें स्टेटमेंट और द लॉज है। तो हम आगे पढ़ेंगे इन्होंने क्यों ऐसा व्यवहारिक और आदर्श के बारे में ऐसे क्यों क्यों लिखा है, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो उनकी अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर बात करती है, और आरस्तु का आगमनात्मक विधि है। तो दोनों में डिफरेंस रहेगा ये। तो आगे हम तो इनके जो हेडलाइन है वो देखेंगे। प्लेटो का व्यक्ति और समाज के संबंध में विचार कैसे हैं। तो व्यक्ति और समाज के बारे में इनके विचार कैसे हैं वो देखते हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है। तो प्लेटो के अनुसार जो आत्मा है वो व्यक्ति की पहचान है। आत्मा के तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जो आत्मा है उसमें तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला विवेक है, साहस है, तृष्णा है। आत्मा के इन तीन गुणों से तीन वर्गों का निर्माण होता है। यानी जो आत्मा है वो व्यक्ति की पहचान है, और आत्मा के तीन प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें विवेक है, साहस है, तृष्णा है। इन तीन गुणों से ही तीन वर्गों का निर्माण होता है, जिसमें शासक वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग हो गया, उत्पादक वर्ग हो गया। तो प्लेटो का कथन है कि राजा व्यक्ति का बड़ा रूप है। जो राज है वो व्यक्ति का बड़ा रूप है, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार सामाजिक वर्गों के प्रधान लक्षण और उपयुक्त सद्गुण। तो तीन प्रकार के जो सामाजिक वर्ग की बात करते हैं, जिनमें पहला है दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग। अब इनके कुछ प्रधान लक्षण हैं। लक्षण में जैसे दार्शनिक वर्ग का प्रधान लक्षण ज्ञान रहेगा, सैनिक वर्ग का मनोवेग रहेगा, व्यापारिक वर्ग का तृष्णा रहेगा, ठीक है। तो इनके
उपयुक्त सद्गुण, सद्गुण में जो दार्शनिक है उसका विवेक रहेगा, सैनिक है उनका साहस रहेगा, व्यापारी का संयम रहेगा, ठीक है। और समाज व्यवस्था के लिए उपयुक्त सद्गुण, जो समाज व्यवस्था के लिए उपयुक्त सद्गुण क्या माना गया है, उसको वो माना गया न्याय। तो जो प्लेटो का जो सिद्धांत है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है न्यायिक सिद्धांत। तो न्याय के बारे में ज्यादा बात करते हैं, सामाजिक न्याय, ठीक है। तो राज्य के बारे में इनके क्या विचार हैं वो भी देख लेते हैं। प्लेटो अपने बुक द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात करते हैं। इसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं हुआ बल्कि व्यक्ति के चरित्र से हुआ है, और राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक, और प्लेटो ने व्यक्ति के बजाय राज्य को प्राथमिकता दी है। राज्य स्वाभाविक नैतिक संस्था है। ये विधि, यहाँ पर क्या है, यहाँ विधि दंड को कोई जगह नहीं है, और राज्य दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा। इसी को प्लेटो का विवेकशील अधिनायकवाद कहा गया है। यानी ये क्या है कि जो दार्शनिक राजा होगा, जो उसको इतना पावर दे देते हैं कि वो अपनी मर्जी से कानून बनाएगा और अपनी मर्जी से ही शासन करेगा। और यहाँ पर जो आदर्श राज्य है वहां पर कोई कानून नहीं होगा, यानी कोई लिखित या फिर कोई परंपराओं के अनुसार काम नहीं चलेगा। यहाँ का जो दार्शनिक राजा है वो अपने हिसाब से शासन करेगा, ठीक है। इसलिए इसको अधिनायकवाद बोला गया है, विवेकशील अधिनायकवाद, यानी दार्शनिक राजा। और शासन प्रणाली, तो शासन प्रणाली इन्होंने 5 प्रकार की बताई है। पहला अभिजात तंत्र, दूसरा सैनिक तंत्र हो गया, तीसरा धनिक तंत्र है, फिर प्रजातंत्र है, निरंकुश तंत्र है। प्रजातंत्र शासन प्रणाली भ्रष्ट है, और राजतंत्र शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, और उन्होंने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। तो आगे चलते हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को देखते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक दिलाना ही न्याय है। न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। जो न्यायिक सिद्धांत है वो व्यक्ति की आत्मा का गुण है। बार्गर के अनुसार प्लेटो ने संवाद शैली में व्यक्तिवाद, अणुवाद और भौतिकवाद, इन तीनों जो व्यक्तिवाद, अणुवाद और भौतिकवाद अवधारणाओं का खंडन किया है। इन्होंने इन तीनों का खंडन किया है। ये चर्चा कुलीन, और ये जो चर्चा होती है जहाँ पर ये खंडन करते हैं व्यक्तिवाद, अणुवाद, भौतिकवाद का, वो एक कुलीन अ, एक कुलीन संपन्न व्यक्ति होते हैं, सेफालस, उसके घर पर ये चर्चा होती है, ठीक है। जिसका सुकरात के अलावा प्लेटो का भाई जिसमें सुकरात के अलावा प्लेटो के भाई ग्लूकोन, एडिमेंटस और थ्रेसिमेक्स और कैपिलोस भी भाग लेते हैं। सुकरात प्रमुख वक्ता है जो प्लेटो के अपने विचारों का प्रतिनिधि है। जो प्लेटो है उसके जो विचारों के प्रतिनिधि हैं वो उनके गुरु सुकरात हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इनके कुछ अभिनय जैसे पात्र मैंने बोला है। तो कैपिलोस, अब ये न्याय की बात करते हैं कि न्याय क्या है। तो वहां पर जो सेफालस के घर पर जो कुछ व्यक्ति होते हैं, जिनमें पहला होता है कैपिलोस। तो कैपिलोस से बोलते हैं कि न्याय क्या है, तो कैपिलोस क्या जवाब देते हैं, सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो इसके तर्क को काटते हुए बोलते हैं कि सत्य का पूर्ण ज्ञान प्रथाओं से प्राप्त नहीं होगा, प्रत्येक परिस्थिति में सच बोलना न्यायपूर्ण नहीं है। यानी जो न्याय, सत्य बोलना ऋण चुकाने से न्याय नहीं मिलेगा, इसमें प्रथाओं से, कृतियों से हमें न्याय प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, हर परिस्थिति में सच बोलना भी न्यायपूर्ण नहीं है। तो पॉलीमार्कस से पूछते हैं कि न्याय क्या है। तो पॉलीमार्कस बोलते हैं शत्रु के साथ शत्रु और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। यानी शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। तो प्लेटो बोलते हैं कि यह संकल्पना व्यक्तिवादी है। तो यहाँ क्या है, इन्होंने ये रहा व्यक्तिवाद का यहाँ पर खंडन किया था, ठीक है। तो आगे थ्रेसिमैक्स बोलते हैं माइट इज राइट, शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है। तो प्लेटो समूचे समाज को हित न्याय, मतलब पूरे समाज का हित ही न्याय बोलते हैं, ठीक है। माइट इज राइट नहीं मतलब किसी शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय नहीं होता है, वो समाज का हित न्याय है। ग्लूकोन अशक्त व्यक्ति का हित ही न्याय है, और न्याय बाहरी नहीं आंतरिक है। तो जो ग्लूकोन है वो बोलते हैं अशक्त व्यक्ति का हित ही न्याय है, यानी कमजोर व्यक्ति का हित ही न्याय है। ये बोलते हैं कि नहीं, न्याय बाहरी नहीं होता है, न्याय आंतरिक होता है। तो आगे देखते हैं न्याय के दो पहलू।
तो न्याय के दो पहलुओं की बात करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति स्तर पर न्याय और एक होता है सामाजिक स्तर पर न्याय। तो व्यक्ति स्तर पर न्याय क्या है? आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन या पालन करना, दूसरों के कर्मों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। तो न्याय के दो स्तर हैं, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। तो व्यक्ति में आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य, और सामाजिक स्तर पर समाज के तीनों वर्गों में, या फिर समाज के जो वर्ग हैं उनके आंतरिक जो कर्तव्य हैं या फिर उनके जो काम है उनमें हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। ठीक है। अब एजुकेशन के बारे में इनका क्या है कि जो प्लेटो का जो सिद्धांत है, आदर्शवादी सिद्धांत, उसमें शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि बिना शिक्षा के इनका निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन्होंने शिक्षा को किस प्रकार से बांटा गया है। तो प्राथमिक चरण है 10 से 20 वर्ष तक, जिसमें संगीत व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। दूसरा चरण होगा 20 से 30 वर्ष तक का, जिसमें गणित ज्यामिति शिक्षा दी जाएगी। और तीसरा चरण है 30 से 35, जिसमें दार्शनिक शिक्षा दी जाएगी। और 35 वर्ष के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण राजा राजा को दिया जाएगा। ठीक है। तो जो ये 15 वर्ष का जो एक्स्ट्रा जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये व्यवहारिक होगा, यानी जनता के बीच में व्यवहारिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। नोट्स। अब इसमें देखेंगे, शिक्षा के द्वारा ही सभी के कार्यों का विभाजन होगा और सभी अपने कार्य में विशेषज्ञ होंगे, और पूरा समाज का भला होगा, एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा। यानी शिक्षा के आधार पर ही समाज के हर एक वर्ग का निर्धारण होगा। यानी जैसे जो प्रथम शिक्षा में जो अनुत्तीर्ण होंगे वो व्यवसाय करेगा, दूसरे में होंगे वो सैनिक बनेगा, तीसरे में जो अनुत्तीर्ण होंगे यानी जो फेल हो जाएंगे, वो सैनिक का काम संभालेंगे। तो ये दार्शनिक जो सॉरी पहला व्यवसाय व्यवसाय यानी कृषक होगा, दूसरा सैनिक होगा, तीसरा जो राज्य के जो काम काज है उसमें सहयोगी होंगे, जो दार्शनिक राजा है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला जो हेडिंग है हमारा, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद, यानी कम्युनिज्म ऑफ द प्रॉपर्टी एंड वाइफ। तो प्लेटो का साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त करना। यानी प्लेटो का जो साम्यवाद है वो शासक वर्ग, जिसमें शासक वर्ग में दो वर्ग आते हैं, पहला है दार्शनिक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग। तो सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को प्रॉपर्टी और परिवार के मोह माया से बचाने के लिए इनको अलग रखने की बात की गई है इसमें। ठीक है। तो दोनों वर्गों को निजी अधिकारों से मुक्त करना, प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से अलग है। तो निजी अधिकारों से इनको अलग रख दिया गया है। तो अब इनमें अंतर देख लेते हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में तुलना करेंगे, तो इनमें क्या क्या फर्क है वो देख लेते हैं। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद। प्रयोग क्षेत्र कौन सा है? केवल संरक्षक वर्ग। यानी प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें आ, हमारा जो दार्शनिक वर्ग रहेगा, और एक दार्शनिक वर्ग और एक सैनिक वर्ग आएगा, और इसमें संपूर्ण समाज आ जाएगा। और साम्यवाद की प्रकृति, संपत्ति और स्त्रियों की साझेदारी, मतलब इसमें संपत्ति और स्त्री इन दोनों वर्गों के लिए सभी के लिए समान होंगी। मतलब इनकी अपनी निजी कोई स्त्री या वाइफ नहीं होगी, या फिर निजी कोई संपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर संपत्ति का सामान्य स्वामित्व हो जाएगा, सबके लिए समान प्रॉपर्टी। और इनका लक्ष्य क्या है? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। जो प्लेटो का साम्यवाद है उसमें न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, इसमें अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और दार्शनिक आधार, नैतिक मूल्यों की प्रधानता और भौतिक संतुष्टि की प्रधानता। सत्ता का उपयुक्त पात्र, जिसमें दार्शनिक वर्ग होगा, इसमें सर्वहारा वर्ग, इसमें सर्वहारा वर्ग की क्रांति जो मार्क्स का है। ठीक है। और आगे देखेंगे आइडियल स्टेट और सब आइडियल स्टेट है जो प्लेटो के, उसमें देख लेते हैं। प्लेटो का आदर्श राज और उप आदर्श राज। आधार क्या है? आदर्श राज, उप आदर्श राज हो गया। अर्थ को समझना, प्लेटो के अनुसार सबसे उत्तम और न्यायपूर्ण समाज। और आदर्श राज्य से कम उत्तम लेकिन व्यवहारिक। यहाँ व्यवहारिक की बात करते हैं, क्योंकि जो इनका
बुक है रिपब्लिक। रिपब्लिक में ये आदर्शवाद की बात करते हैं, और द लॉज लॉज और द स्टेटमैन, इसमें ये बात करते हैं सब स्टेट की और व्यवहारिक की। तो इसमें शासक वर्ग दार्शनिक शासक शासन करता है। इसमें दार्शनिक राजा का कोई इसमें दार्शनिक राजा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ज्ञान बुद्धि और न्याय पर बल दिया गया है। और इसमें कानून व्यवस्था और व्यवहारिकता, कानून व्यवस्था और व्यवहारिकता, क्योंकि व्यवहारिक राज्य की बात करते हैं। वर्ग व्यवस्था, और वर्ग व्यवस्था में क्या है कि जैसे शासक सैनिक और उत्पादक वर्ग हैं, यह व्यवस्था इतनी कठोर नहीं है, इसमें सभी शामिल होते हैं। संपत्ति संरक्षण वर्गों के लिए निजी संपत्ति नहीं, निजी संपत्ति को अधिक अधिक स्वीकार किया गया है। निजी संपत्ति को अधिक स्वीकार किया गया है। यहाँ पर निजी संपत्ति से दो वर्गों को, शासक वर्ग और सैनिक वर्गों को हटा दिया गया था, ठीक है। इनके लिए निजी संपत्ति और वाइफ्स नहीं होंगी। और परिवार के लिए संरक्षण वर्गों में सामूहिक परिवार की व्यवस्था, सॉरी होंगे लेकिन सामूहिक होंगे, यहाँ पर सामूहिक बात की गई है, ठीक है। और आगे जब हम देखेंगे, सामान्य परिवार व्यवस्था स्वीकार्य, सामान्य परिवार के लिए है। पूर्ण न्याय, सद्गुण की स्थापना, स्थिरता, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो यहाँ स्थिरता की बात की गई है, यहाँ पूर्ण न्याय की बात की गई है। आसान भाषा में आदर्श राज्य प्लेटो का सर्वोत्तम राज्य है, जहाँ बुद्धि दार्शनिक राजा शासन करता है, जहाँ बुद्धिमान दार्शनिक राजा शासन करता है, पूर्ण न्याय स्थापित होता है। उप आदर्श राज्य, जब आदर्श राज्य संभव ना हो, तब कानून और व्यवस्था पर आधारित व्यवहारिक राज्य, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक वगैरह हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आइडियल स्टेट में फिलोसोफर किंग या जस्टिस की बात की गई, सब आइडियल स्टेट में लॉ, प्रैक्टिकल गवर्नमेंट। तो आगे हम देखेंगे प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचारों में अंतर क्या। अब जैसे जो प्लेटो हैं और अरस्तू हैं, दोनों जैसे प्लेटो अरस्तू के गुरु हैं, लेकिन दोनों के जो विचारधाराओं में बहुत अंतर आ जाता है। तो अंतर देख लेते हैं दोनों में क्या क्या अंतर आता है, ठीक है। तो प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचारों में अंतर क्या है। प्लेटो आदर्शवादी हैं, जबकि अरस्तु व्यवहारिक और यथार्थवादी हैं। अब जो प्लेटो का हमने पढ़ा था व्यवहारिक राज्य, सब स्टेट, सब स्टेट में, सब आइडियल स्टेट में ये व्यवहारवाद की बात करते हैं और थोड़ा व्यवहारिकपन की बात करेंगे और आदर्शवाद को कम कर देंगे। तो यहाँ जो अरस्तु व्यवहारवाद की बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो पूर्ण राज और आदर्श जीवन, यहाँ अच्छा और सुखी जीवन की बात करते हैं। श्रेष्ठ शासन, दार्शनिक राजा का शासन होगा, और ये श्रेष्ठ शासन की बात करते हैं संवैधानिक शासन या पॉलिटी की। शासक दार्शनिक सबसे योग्य शासक है। कानून और संविधान के अनुसार शासन, अरस्तु इसकी बात करते हैं, यानी पॉलिटी, इसका सर्वश्रेष्ठ शासन पॉलिटी है, ठीक है। वर्ग व्यवस्था, समाज को तीन वर्गों में बांटा है, शासक, सैनिक और उत्पादक। निश्चित तीन वर्गीय व्यवस्था पर जोर नहीं दिया गया है। शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का विरोध किया गया है। और जो निजी संपत्ति की बात करें तो शासक और सैनिक के लिए निजी संपत्ति का विरोध है, निजी संपत्ति का समर्थन इसमें किया गया है। तो आरस्तु तो निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं, लेकिन प्लेटो दो वर्गों के लिए समर्थन नहीं करते हैं, जिसमें शासक और सैनिक है। परिवार संरक्षण वर्गों में सामूहिक परिवार की व्यवस्था, और मतलब संरक्षण, इस सामूहिक परिवार की व्यवस्था की बात करते हैं। व्यक्तिगत परिवार में प्राकृतिक संस्था माना है, मतलब व्यक्तिगत परिवार को प्राकृतिक संस्था माना है किसने, अरस्तु ने। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की आलोचना प्लेटो द्वारा की गई है, और लोकतंत्र के साथ साथ अन्य शासन रूपों का भी विश्लेषण किया है। तो इन्होंने 158 संविधानों का जो 158 संविधानों की जो तुलना करी है अरस्तु के द्वारा, तो ये क्या है कि इनमें ध्यान देते हैं सभी पर, एक की बात नहीं करते हैं। दृष्टि की शुरुआत आदर्श राज्य से, दृष्टिकोण की शुरुआत देखें तो आदर्श राज्य से करते हैं, और ये वास्तविक राज्य और संविधान के अध्ययन से। सबसे समान अंतर क्या है, राज्य कैसा होना चाहिए, प्लेटो इस पर बात करते हैं, यानी आदर्श राज्य।
अरस्तु वास्तविक राज्य कैसे काम करते हैं और उनके उनमें बेहतर शासन कैसे हो, व्यवहारिक राज्य की बात करते हैं। प्लेटो आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन था, जबकि अरस्तु हैं व्यवहारिक अनुभववादी राजनीतिक चिंतन था। ठीक है। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। आलोचना में क्या है कि जो कार्ल पॉपर हैं वो एक बुक लिखते हैं 1945 में। तो कार्ल पॉपर की जो बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा गया है। और हन्ना आरेंट भी इनको प्लेटो को फांसीवाद के प्रथम दार्शनिक प्रेरक कहा गया है। तो हन्ना आरेंट है जो वो बिलोंग करती हैं जर्मनी से, जो बाद में अमेरिका चली गई थी जो हिटलर के टाइम पर। तो वो जो फांसीवाद जो जर्मनी में फांसीवाद जो फैला था, तो फांसीवाद जैसे जर्मनी में हिटलर का नाजी चल रहा था, ऐसे ही इटली फांसीवाद का जो गढ़ बन गया था, तो उनकी आलोचना करते हैं। और वो बोलते हैं कि जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वहीं से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है। तो कार्ल पॉपर और हन्ना आरेंट इनकी आलोचना करते हैं। तो इनकी कुछ बुक्स हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। इनका जो पहला बुक है द रिपब्लिक है, जो आइडियल स्टेट की बात करते हैं। आइडियल स्टेट की बात करते हैं इसमें। स्टेटमैन सब आइडियल है, तो सब आइडियल की बात इसमें की गई है। द लॉज है, मेनो है, द सिंपोजियम है, फिडो है, सोक्रेटिक डायलॉग है, अपोलॉजी है, टाइमियस है और जॉर्जियस है। तो ये हमने इनकी कुछ मेन बुकें देखी हैं। तो प्लेटो को हम यहाँ समाप्त करेंगे, क्योंकि प्लेटो में क्या है, प्लेटो और अरस्तु को हम दोनों तुलना के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे अभी हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा अरस्तु रहेगा। तो अरस्तु में भी कुछ जो इनकी तुलनाएं होंगी वो भी हम कंप्लीट करवाएंगे, तो दोनों को पैरेलल चलाएंगे एक दूसरे के साथ। तो आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर इस क्लास में आपको लगा कि थोड़ा और सुधार होना चाहिए, या फिर कोई टॉपिक इसमें छूटा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।